नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन। तो कल हम लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसको पहचानने का तरीका भी हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग उसके आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हेडिंग लगाइएगा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किसको नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे? तो हेडिंग लिख लीजिए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिखेंगे कि क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी कोई अलग से डिफिनीशन नहीं है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। इसका यही डिफिनीशन है केवल कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है उसी को हम लोग क्या कहने लगते हैं, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होगा वो क्या होगा, नॉन लीनियर। तो लिखिए और डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन विच इज विच इज नॉन विच इज नॉन लीनियर which is non-linear which is non-linear is called non-linear differential equation क्लियर? समझ में आया सभी को डिफिनेशन कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि लीनियर ना हो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करते हैं कि जैसे हमें पहचानना हो कौन सा नॉन लीनियर है कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें ये पहचानना होगा कौन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन नहीं। ठीक, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट एग्जांपल लिखिएगा लीनियर नॉन लीनियर। पहला मान लीजिए कि वाई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। एंड सेकेंड हमारा दिया हुआ है, सेकेंड दिया हो वाई डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। एंड थर्ड दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जीरो। तो अब हम लोगों को बताना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है कि नहीं या नॉन लीनियर है। इसमें से कौन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहचानिए। सबसे पहले फर्स्ट में आते हैं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में क्या कहा गया था कि सबसे पहले हमने देखना है कि कहाँ पर कौन सा मतलब हमारा डेरिवेटिव प्रेजेंट है। वाई ट्रिपल डैश का मतलब क्या है, डी क्यू वाई बटे डी एक्स क्यू प्लस इसका क्या मतलब है डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कहाँ पर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, यहाँ पर भी डेरिवेटिव प्रेजेंट है। और हमने कहा था कि जितने भी डेरिवेटिव हमारे रहेंगे सबकी जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि इसकी पावर जो डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है 2 है। इस वजह से क्या होगा, लीनियर नहीं होगा। यदि लीनियर नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर। एंड सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे बात करें तो हमारा क्या है यहाँ पर वाई डबल डैश एक्स स्क्वायर वाई प्लस कास वाई इक्वल टू जीरो। तो डबल डैश का मतलब क्या है डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस कास एक्स इक्वल टू जीरो। तो हमें देखिए एक्स से तो कुछ लेना देना था नहीं, हमें किससे मतलब था केवल। अब बहुत लोग देखिए यहाँ पर पी एक्स इस साइड में क्या था, क्यू एक्स हमारा या पी एक्स जो भी था या पी एक्स था, तो इसको इस तरह ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ अगर बात करें डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो अगर बात करें डेरिवेटिव तो एक ही डेरिवेटिव प्रेजेंट है जो कि सेकंड ऑर्डर का है। तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव का अगर देखेंगे कोफिशिएंट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या है तो 1 है, और 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वाई होता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में तब दिक्कत आती, लेकिन यहाँ पर क्या है और इसकी पावर भी कितनी है 1 है तो कोई दिक्कत नहीं इस वाले टर्म में। लेकिन इसके आगे बढ़े टर्म में तो सेकंड टर्म अब देखिए यहाँ पर जो है डी टू डी वाई बटे डी एक्स का जो टर्म है यहाँ पर इसका कोफिशिएंट जीरो है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। इस वजह से हमारा जो आया है फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं आया, क्योंकि अगर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को निकालेंगे उसके बाद सेकंड ऑर्डर का आया होगा। लेकिन उसका अगर कोफिशिएंट जीरो हो जा रहा है तो उससे भी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो अब है क्या, अगला टर्म देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है लेकिन वाई की पावर कितनी है 1 है, यानी ये भी क्या है लीनियर डिफरेंस। यहाँ पर कॉस एक्स है तो ये भी क्या है एक्स का ही फंक्शन है, तो कोई मैटर नहीं, इसको इस साइड ले आएंगे तो बी एक्स टाइप का हो जाएगा। क्लियर, यानी ये भी क्या हो गया हमारा, ये लीनियर हो गया। इसे कह सकते हैं कि ये क्या है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब थर्ड की बात करते हैं, थर्ड इक्वेशन को देखिए कि क्या हमारा थर्ड जो है डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या लीनियर है या नॉन लीनियर है। आप लोग खुद से कमेंट करिए कि क्या ये लीनियर है या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो यहाँ देखिए इसकी ऑर्डर कितना है यहाँ पर वाई डबल डैश, इसका मतलब क्या होगा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर इंटू कास वाई। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या जा रहा है हमारा कास वाई, लेकिन जब हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखे थे तो किस तरीके से, अगर सेकंड ऑर्डर का लिखते तो क्या लिखते ए नॉट एक्स डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिखते प्लस ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स लिखते। एंड सेकंड ऑर्डर का तो दो ही डेरिवेटिव आते तो यहाँ पर खत्म हो जाता, फिर यहाँ पर लिखते ए थ्री एक्स इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखते बी एक्स। क्लियर, इस तरीके से लिखते हैं लीनियर डिफरेंशियल का सेकंड ऑर्डर का। अब यहाँ देखिए y का कोई भी टर्म नहीं है और cos y है, और हमने बताया था cos y का एक्सपेंशन क्या होता है। cos y क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, हमने पहले भी बताया था। अगर cos y इवन फंक्शन होता है तो इसको कैसे लिखेंगे, y की पावर 0 यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ y है तो यहाँ क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस y की पावर 4 बटे क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 फैक्टोरियल और फिर माइनस y की पावर 6 बटे 6 फैक्टोरियल एंड प्लस डॉट डॉट करके इस तरीके से। तो यानी यहाँ पर y के ये सारे टर्म हो जाएंगे, तो कास की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे इसको, तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इंटू कैसे ही रखेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस y की पावर 4 बटे 4 फैक्टोरियल एंड माइनस यहाँ से करेंगे तो y की पावर 6 बटे 6 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। इस तरीके से देख पा रहे हैं, तो जैसे ही एक्स स्क्वायर के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अब y की पावर क्या आने लगा। अब हम लोग जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े तो हमने बताया था कि अगर y की पावर 1 से अधिक आ गई तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगा, और जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता वो क्या होता है नॉन लीनियर। इस वजह से जो ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या हो जाएगा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर इक्वेशन। लेकिन यहाँ अगर ऐसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, यहाँ पर अगर cos y लिखा है तो आपको लगेगा कि y की पावर तो 1 है, इस वजह से क्या हो जाएगा लीनियर। लेकिन यहाँ पर cos लगा है, इसको जब लिखेंगे y के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि x के साथ किसको लिखेंगे, टर्म क्या रहेगा हमारा y जो रहता है लास्ट वाला टर्म, यहाँ देखिए y के, जैसे ही y के टर्म में करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर वाई की पावर 4 वाई की पावर 6, बहुत सारे टर्म ऐसे आ जाएंगे जिसकी पावर y में y की पावर क्या हो जाएगी 1 से अधिक हो जाएगी। इस वजह से जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है बातें सबको समझ में आ रही हैं। चलिए हटा दें। यहाँ तक सबको बातें समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूशन के बारे में कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है। एंड जो भी बुक में आप लोगों को दिए होंगे और पीडीएफ मैथ का भेज दिया गया है ग्रुप में, इसी के ग्रुप में भी भेज दिया गया है, एंड बीएससी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके भी ग्रुप में भेज दिया गया है, तो आप लोग देखते रहिएगा। बुक भी भेज दिया गया है और बुक से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, बाकी जो क्वेश्चन फंसते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी सोल्यूशन बता दिया जाएगा। क्लियर, चलिए उसके आगे देखते हैं। हेडिंग लगाइएगा सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको हम कहेंगे कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। जैसे हम लोग कोई इक्वेशन दिया रहता था, जैसे हम लोग लिखते हैं मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इस तरीके से है हमारा कोई इक्वेशन, अगर ऐसा कर लिखते हैं हम कि 3x स्क्वायर और यहाँ मान लीजिए हम कर दे रहे हैं 1। क्लियर, इस तरीके से कर दे रहे हैं और ये 0 है, तो इस डिफरेंस ये जो इक्वेशन दिया है इसका सोल्यूशन कैसे कहते थे, जब क्या करें कोई हम x की वो वैल्यू पुट करें और क्या करें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि इधर 0 है तो अगर x की वो वैल्यू रखें जिसके लिए इधर वाला टर्म क्या हो जाए 0 हो जाए, तब हम कहते थे कि जो हमारी x की वैल्यू मिली है वो वैल्यू क्या है इस इक्वेशन का क्या है सोल्यूशन है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए एक ऐसा हमारा इसमें लीनियर, जैसे हमारे दो टर्म्स होते थे उसमें एक x होता था एक y, जिसको एक में हम एक को क्या कहते थे डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरे को क्या कहते थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ज़्यादातर y को हम लोग क्या मान के चलते थे डिपेंडेंट मान के चलते थे और x को इंडिपेंडेंट मान के चलते थे। ठीक, यानी x की वैल्यू हम खुद से चूज करते थे
और y की वैल्यू तब हमें मिलती थी। इस तरीके से मान के चलते थे। तो x और y में एक ऐसा इक्वेशन मिल जाए, जैसे इक्वेशन है x और y में एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। कैसे पता चलेगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई मतलब सेकंड ऑर्डर का दिया हुआ है, तो इस जो हमारा इक्वेशन फंक्शन मिलेगा x एंड y में जो रिलेशन मिलेगा उसको हम सेकंड टाइम्स क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वही डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए, तब हम कहेंगे क्या है कि जो इक्वेशन है वो किसका है, इसका क्या है, सोल्यूशन। क्लियर? तो चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं, फिर आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए लिखिए कि फंक्शनल रिलेशन between a functional relation between dependent variable and independent variable which satisfied the given differential equation. The given differential equation called as, कामा लगा के लिखिएगा, called as solution of the differential equation क्लियर है बातें? तो क्या कहेंगे उसको, हम क्या कहेंगे, इसका लीनियर डिफरेंशियल, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या कहेंगे, उस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में जो हमारा फंक्शन मिलेगा या इक्वेशन मिलेगा उसी को हम क्या कहेंगे, इसका सोल्यूशन कहेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये जो हमारा सोल्यूशन होता है 3 टाइप का होता है। आप लोग 11th एंड 12th में जनरल सोल्यूशन निकालना तो सीखे होंगे, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, जनरल सोल्यूशन क्या होता है, आप लोग इंटर में सीख के आए हैं। तो एक तो जनरल सोल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पर 2 सोल्यूशन आप और मिलेंगे आपको, जैसे पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में जानेंगे, एंड सिंगुलर सोल्यूशन एक और बढ़ेगा, ठीक। तो इन दोनों के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए लिखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि कितने टाइप के हमारे क्या होते हैं, सोल्यूशन होते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो इसमें नीचे लिखिएगा देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट लिखिएगा जनरल सोल्यूशन, सेकेंड लिखिएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन, एंड थर्ड लिखिएगा सिंगुलर सोल्यूशन। ये 3 टाइप के होते हैं हमारे क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन, जो कि आप लोग एक पढ़ के आए हैं जनरल सोल्यूशन कैसे निकलता है, बाकी 2 यहाँ पर भी सीखेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड सिंगुलर सोल्यूशन के बारे में। क्लियर? अभी तक आप जो जनरल सोल्यूशन निकालना जानते थे उसमें क्या होता था, अगर कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता था, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता था, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते थे हम लोग, एक बार डिफरेंशिएट कर देते। क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? तो जनरल सोल्यूशन अभी निकालेंगे हम लोग, कैसे निकलेगा इसका जनरल सोल्यूशन, एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में भी चर्चा करेंगे, एंड सिंगुलर सोल्यूशन के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यहाँ तक नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़े। चलिए हेडिंग लगाइएगा जनरल सोल्यूशन क्या होता है, फिर उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाइए फर्स्ट, जनरल सोल्यूशन क्या होता है। जनरल सोल्यूशन, तो लिखिए अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन of order
n। हम मान लेते हैं किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, n आर्डर का। n आर्डर मतलब n की वैल्यू अगर 2 रहेगी तो सेकंड आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अगर n इक्वल टू 3 होगा तो हम क्या कितने आर्डर का हो जाएगा, 3 आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा हो जाएगा। क्लियर? ऑफ ऑर्डर n containing n independent and arbitrary constant is called general solution, of linear of differential equation of order n। यानी कि ऐसा सोल्यूशन n आर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, इसके बारे में अंडरलाइन कर लीजिएगा, n इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए। क्लियर? अगर मान लीजिए 3 आर्डर का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आने चाहिए, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आने चाहिए। अगर 4 है, 4th आर्डर का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें 4 कितने आने चाहिए, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहने का मतलब जैसे आप लोग पढ़ते होंगे जैसे x² + y² बराबर a², तो यहाँ पर जो हमारा a होता था वो क्या होता था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता था। यानी आप लोग जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन अभी निकाले होंगे, किसी भी कोई इक्वेशन दे दिया जाता होगा, कहा जाता होगा आपसे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए, तो उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं जैसे c आ जाता था, कभी कभी आप लोग देखे होंगे, तो जो c होता था वो क्या होता था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता था, जिसकी वैल्यू क्या है, चेंज करने पे क्या हो, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बदलता चला जाए। यानी उसका रूप ना बदले, केवल हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का शेप बदलता चला जाए। क्लियर? जैसे मान लीजिए इक्वेशन किसका है, सर्किल का, x² + y² बराबर a²। क्लियर? तो यहाँ x y क्या है, वेरिएबल है, लेकिन जब हमारा a क्या है, a की अगर वैल्यू चेंज करेंगे तो अगर ये सर्किल है तो ये सर्किल ही बना रहेगा, ऐसा नहीं है कि क्या हो जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। तो ये क्या है, सर्किल है जो कि कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। इस तरीके से देखेंगे तो इसका कामक क्या हो जाएगा, सेंटर 0, एंड इसकी रेडियस क्या होगी, a होगी। क्लियर? तो अगर क्या करें, a इक्वल टू अगर मान लें 2 दे दें तो 2 रेडियस का हमारा एक सर्किल बनेगा। अगर a इक्वल टू 4 दे दें, 2 देंगे तो कितने रेडियस का बनेगा, 2, एंड 4 देंगे तो 4 रेडियस का। यानी देख रहे हैं सर्किल हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन सेंटर इसका यही है। तो इस तरीके का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देते चले जाएंगे तो इस तरीके से हमारा बढ़ना जाएगा। यानी a यहाँ पर क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्लियर? तो इस तरीके का फैमिली ऑफ सर्किल्स मिल जाएंगे। क्लियर? तो अभी देखेंगे कि 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाले यानी 1 पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व, पैरामीटर भी कहा जाता है, जो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसे पैरामीटर भी कहते हैं। ठीक? तो वो सारी चीजें हम अभी सीखेंगे, बाकी अभी ये समझते चलिए। ठीक? तो ये जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई। एंड अगला लिखिएगा हमारा जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सारी चीजें निकालना भी सीखेंगे, ऐसा नहीं है। तभी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, लिखिए अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन a solution of differential equation of order n। सबको दिख रहा है, राइटिंग समझ में आ रही है? a differential equation of order n which can be obtained by general solution of differential equation
differential equation given by, या लिखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन बाय गिवन particular value of arbitrary constant, arbitrary constant in the appears in the constant appear in the general solution. General solution is called particular solution. ठीक, तो ऐसा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन जो क्या हो, किससे ऑब्टेंड किया जाए, जो कि हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है उसी से ऑब्टेंड किया जाए। कब ऑब्टेंड किया जाए? जो हमारा जनरल सॉल्यूशन मिलेगा उसमें तो n आर्बिट्रेरी, अगर n आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उसकी वैल्यू अगर हम कुछ दे दें, जैसे यहाँ पर हमने दिया था, मान लीजिए कोई इक्वेशन आ गया आप डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन, मान लीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का मान ले रहे हैं क्या है सोल्यूशन है। तो जो हमारा a है, अगर a इक्वल टू हम 2 दे दें तो जो सोल्यूशन मिलेगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 4। क्लियर? तो ये जो सोल्यूशन मिला है अब, तो यही सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक हो जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्लियर? समझ में आ गया बात को? तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक पर्टिकुलर सोल्यूशन। ए की वैल्यू आप दूसरी देंगे तो दूसरा सोल्यूशन मिलेगा, वो भी क्या होगा, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। ए की वैल्यू आप कुछ और देंगे तो जो वैल्यू इक्वेशन मिलेगी वो क्या हो जाएगी, तीसरी पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्लियर है बातें? समझ में आ गया सभी को? तो एक जनरल सोल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर। जनरल क्यों कहा जाता है कि ए की वैल्यू बदलने पर क्या हो रहा था, वो चेंज हो रहा था। ठीक, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, जनरल सोल्यूशन। क्लियर है बातें सबको? बिठा दें? चलिए, तो ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। अब इसके आगे डिफिनेशन लिखेंगे सिंगुलर सोल्यूशन के बारे में। तो सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है? सिंगुलर सोल्यूशन वही होगा जो हमारा क्या है, जनरल सोल्यूशन से हम लोग ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो क्या है हमारा सिंगुलर सोल्यूशन। चलिए अगली हेडिंग लगाइएगा, सिंगुलर सोल्यूशन। सिंगुलर सोल्यूशन, तो लिखिए अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन of order n, of order n which cannot be obtained from general solution. General solution of the differential equation, of the differential equation is called singular solution. Singular solution of
डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन क्लियर। तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन कहेंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। रुक जाइए, मार्कर चेंज कर लें, स्याही खत्म हो गई है। चलिए, इतनी बातें सबको समझ में आ गई, डिफिनेशन सभी को सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में। हटा दें। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब इस पे क्वेश्चन क्या करेंगे, इसके आगे कुछ चीजें लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए रिमार्क करके कुछ पॉइंट लिख लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन पे चलेंगे। रिमार्क, तो रिमार्क करके लिखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n कैन, ऑफ ऑर्डर n कैन be written as, can be written as, can be written as in the form of, can be written as किस तरीके से लिख सकते हैं, n ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को f x कामा y, x कामा y, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, डॉट डॉट करके यहाँ पर y n का मतलब ट्रिपल डैश जो हमारा कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, इक्वल टू 0। इस तरीके से किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे किस तरीके से लिख सकते हैं, n ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके से। अब यहाँ पे बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा इसको कैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं। जैसे अभी हम बताया था कि जैसे हमारा ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर लिखा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, इसको इसको एक फंक्शन का नाम दे सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई। देखिए दो वेरिएबल है तो एक्स वाई, एंड साथ में हमारा एक क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ए इक्वल टू 0 इस तरीके से दे सकते हैं। वेयर बता सकते हैं कि जहाँ हमारा क्या है, एफ एक्स कामा वाई कामा ए क्या है, किस तरीके से है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या है हमारा ए स्क्वायर। क्लियर। तो आप देख रहे हैं ये जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वाई, किसके टर्म में लिखते हैं, एक्स वाई एंड ए के टर्म में एक फंक्शन के रूप में लिख दिया गया है। यानी किसी भी जनरल सोल्यूशन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, एफ एक्स के फॉर्म में, यानी फंक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर। तो उसी प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर दे दिया जाए इस तरीके से कि डी टू आई बटे डी एक्स, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, हमारा एन ऑर्डर का क्या था, ए नॉट 0 एक्स डी एन वाई बटे डी एक्स की पावर एन, प्लस यहाँ पर क्या था, ए वन एक्स इंटू डी एन माइनस वन वाई बटे डी एक्स की पावर एन माइनस वन, प्लस डॉट डॉट करके इस तरीके से यहाँ पर क्या था, लास्ट में जो भी आया होगा ए जीरो सॉरी ए एन था, यहाँ पर ए एन एक्स इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पर बी एक्स, तो इसी बी एक्स को हम इस साइड ले आए तो हो जाएगा ये बी एक्स इक्वल टू 0। और इसी को हमने क्या नाम दे दिया, एक फंक्शन के रूप में नाम दे दिया जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर। तो इसी को इक्वल टू 0 हो गया, इसको बता रहे हैं फर्दर के वेयर, जहाँ इसकी इक्वल टू क्या है हमारा ये एन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया। तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा गया है। क्लियर है बातें, समझ में आ रही है ना। चलिए, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तब लिखिए यहाँ से जनरल सोल्यूशन, जनरल solution of equation number first can be written as, can be written as, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा इक्वेशन नंबर 1, इसी का जो जनरल सोल्यूशन होगा उसको किस तरीके से लिखेंगे उसके बारे में लिखते हैं। तो उसको लिखेंगे अलग फंक्शन, जैसे हमारा एक फंक्शन एफ है तो जो भी जनरल सोल्यूशन आएगा वो इक्वेशन इसके बराबर थोड़ी होगा, वो दूसरा सोल्यूशन होगा। और उसमें क्या होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन तो होंगे नहीं, वो उसमें एक्स और वाई के टर्म होंगे और जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वो उसके टर्म होंगे। तो यानी यहाँ से आप जब जैसे ही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वो रहेगा एक्स वाई का तो टर्म रहेगा ही, और साथ साथ में जितने भी रहेंगे एन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एन पैरामीटर इसमें आ जाएंगे, तो C1 C2 C3 डॉट डॉट करके कितने Cn इक्वल टू, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये क्या हो जाएगा हमारा इसका जनरल सोल्यूशन।
ठीक, तो यहाँ से लिख लीजिएगा वेयर, जहाँ पर क्या है वेयर C1 C2 C3 डॉट डॉट करके क्या है Cn आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड जो हमारा क्या है कांस्टेंट, दोनों में अंतर है। इससे टू क्या है हमारा एक कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, लेकिन यहीं पर बात करें सी क्या है हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि सी की वैल्यू आप 2 भी दे सकते हैं, सी की वैल्यू आप क्या दे सकते हैं 3, लेकिन सी की वैल्यू 4 भी दे सकते हैं। लेकिन एक बात है कि अगर सी की वैल्यू एक बार आप 2 दे दिए तो उसके लिए जो इक्वेशन मिल गया वो इक्वेशन फिक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो अब इक्वेशन वेरी करेगा। फिर इसको अगर पुट कर देंगे x इक्वल टू 3 के लिए तो 3 मिल जाएगा। जैसे हमने अभी एक बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जो सर्किल है हमारा, अगर x इक्वल टू 2 रख दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। अब एक कौन सा है, एक किसका है, सर्किल का इक्वेशन है, जो कि सेंटर से, जिसका सेंटर क्या है 0,0 यानी कि ओरिजिन पे है एंड इसका रेडियस क्या है 2 है। तो ये सर्किल फिक्स हो गई कि वो कहाँ से पास करेगी, जिसका सेंटर क्या होगा 0,0 ओरिजिन से एंड जो उसका रेडियस क्या होगा 2 होगा, तो 2 रखने पे एक फिक्स हो गया। अब ऐसा नहीं है कभी सर्किल बदलेगा, सर्किल ये फिक्स हो गई, वो पर्टिकुलर एक सर्किल हो गई। फिर जैसे ही आप सी की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो इसका रेडियस 3 हो जाएगा, तो जो 3 वाली सर्किल है ये भी क्या हो जाएगी फिक्स हो जाएगी। क्लियर, बातें समझ में आ रही। लेकिन अगर यहाँ पर क्या होता है 4 हो जाता तो 4 ही रहता, लेकिन इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे सर्किल ऐसे मिलते चले जाएंगे जिसका सेंटर क्या होगा 0,0। समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है सबके कि क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है एंड वो क्या होता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को वैल्यू पुट किए जाते हैं, वो भी कांस्टेंट ही होता है, अलग चीज नहीं होती है, वेरिएबल और कांस्टेंट में अंतर है। ठीक, जैसे यहाँ पर जो हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एक्स एंड वाई क्या है, सारे वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर जो हमारा ए था एक वेरी तो कर रहा है, लेकिन ये चॉइस पे डिपेंड कर रहा है ना, हमारे चॉइस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू क्या लेंगे, जैसे 1 ले रहे हैं 2 3 इस तरीके से। ठीक, कौन सा सर्किल हमें चाहिए उसके हिसाब से। क्लियर, समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़े। किसी को कोई समस्या दिक्कत इसे समझने में, अगर किसी को समस्या हो रही हुई तो बताइएगा यहाँ पे। चलिए, तो ये क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो इसका जनरल सोल्यूशन यही हमारा क्या हो जाएगा जनरल सोल्यूशन। और जैसे इसमें क्या है C1 C2 C3 डॉट डॉट करके Cn क्या है n पैरामीटर आ रहे हैं, तो इसी क्या रिप्रेजेंट करता है इसी के बारे में लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखिएगा इक्वेशन नंबर इसको दे दीजिए, तो लिखिए यहाँ से इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमने बताया कि जैसे हमने लिखा था यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसी से समझिए। जैसे हमने क्या किया, ये कितने फैमिली ऑफ कर्व का मतलब कि ऐसे मतलब कि आपको कर्व मिल रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करें। जैसे ए इक्वल टू हमने 2 रखा था, 2 रेडियस का मिला था सर्किल, जिसका सेंटर 0,0 था, फिर 3 आर्डर का, एंड इस तरीके से ऐसे रखते चले जा रहे हैं। जैसे घर में क्या होता है कि जब जितने भी सदस्य होते हैं सभी सदस्य को मिलाकर एक फैमिली बनती है, ठीक उसी प्रकार ये सर्किल देखिए कई सर्किलों को मिलाकर जो एक इक्वेशन बना, इन सभी इक्वेशन के लिए देखिए, इसके लिए अगर देंगे तो कोई अलग इक्वेशन मिलेगा, इसके लिए निकालेंगे तो कोई दूसरा इक्वेशन मिलेगा, इसका कोई निकालेंगे तो तीसरा इक्वेशन। लेकिन एक हम ऐसा इक्वेशन दे दें जो सभी सर्किल को क्या करे रिप्रेजेंट करे, तो उस इक्वेशन के हम क्या कहते हैं, इसी जो सर्किल है उसको क्या कहते हैं फैमिली ऑफ कर्व। तो ये सारे क्या है कर्व हैं, ये भी कर्व है ये भी कर्व है, तो इस सभी कर्व को रिप्रेजेंट करने वाला एक ऐसा हो जाए जो सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर क्या हो गया जनरल हो गया, जो कि किस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फैमिली ऑफ कर्व को। क्लियर, क्योंकि जब आप ए इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 रेडियस वाला आपको सर्किल मिल जाएगा, ए इक्वल टू आप 3 रखेंगे तो 3 रेडियस का, एंड 4 रखेंगे तो 4 रेडियस का, एंड 5 रखेंगे तो 5 रेडियस का आपको सर्किल मिलता चला जाएगा। क्लियर है बातें सबको समझ में आ गई बेटा, तो यही होता है एन पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व। अगर मान लीजिए उसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो कितने ऑर्डर का हो जाएगा, कितने फैमिली ऑफ कर्व का हो जाएगा, तो इसमें कहेंगे एन पैरामीटर, इसको पैरामीटर भी कहते हैं। क्लियर, तो इसे पैरामीटर भी कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 सेकेंड 2 पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व, अगर 3 आ जाएंगे तो 3 पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व। क्लियर, अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। सारी चीजें समझ में आ रही हैं सभी को, किसी को कहीं समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, अगर दिक्कत होगी तो बताइएगा आप लोग। लिखिए फॉर्मेशन ऑफ
हेडिंग लगाइएगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। अब क्या करें, कर्व्स लिख लीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मेशन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है, जैसे अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि अगर कोई आपको इक्वेशन दिया था x² + y² = c1, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है तो क्या करते थे, अगर इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते थे। अब मान लीजिए अगर इस तरीके से दिया होता था x² + y² बराबर c1 e⁻x + c2 e⁻2x, इस तरीके से दे दिया जाए तो यहाँ दो आपको क्या दिख रहे हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी ये कितने ऑर्डर 2 पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व है। तो इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करते थे, 2 बार करते थे, और साथ साथ में जो हमारा ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता था इसको क्या करते थे, रिमूव कर देते थे। तो जब हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता था जो कि किससे रिमूव हो, उसमें कौन सा रिप्रेजेंट ना हो, प्रेजेंट ना हो, c1 प्रेजेंट ना हो। इसके लिए अगर इसके लिए बात करें c1 एंड c2 उस डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट ना हो, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता था वही इसका क्या मिलता था, इस फैमिली का क्या मिलता था, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उस कैसे इसको ऑब्टेन करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप लोग पढ़े हैं, इंटर में ही पढ़ लिए हैं कैसे होता है कि क्या करते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता था अगर n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व है तो उसको कितने टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, n टाइम्स उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर, समझ में आ रही है सभी को बातें, उसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए उसको n टाइम्स क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और जो भी पैरामीटर मिलेगा उस क्या करेंगे, उसे हटाने का प्रयास करेंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन से। जो उसके हटाने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिलेगा वही क्या हो जाएगा, n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व का क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ से लिखिए, यहाँ से लिखिए लेट, मान ले रहे हैं लेट इक्वेशन ऑफ n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व्स can be written as किस तरीके से लिखा जा रहा है, f x, y c1 c2 c3 डॉट डॉट करके cn = 0। इस तरीके से हमने क्या लिखा, एक n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व को हमने इस तरीके से लिख दिया। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, अब इसका क्या निकालना है हमें, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से लिखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, n टाइम। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 n टाइम्स सक्सेसिवली with respect to x। अगर x के रूप में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यानी कि यहाँ पर x जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा कि इंडिपेंडेंट, बताइए किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं हमेशा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि डिपेंड ना करे किसी के ऊपर। ठीक, तो विथ रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज अ implicit function we get n plus 1 equation including इक्वेशन नंबर 1। यानी जो हमारा फैमिली ऑफ कर्व है इसको कितने टाइम्स सक्सेसफुली, मतलब क्रमागत रूप से n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे जितने हमारे पैरामीटर्स हैं, तो हमें n इक्वेशन मिलेंगे। जैसे फर्स्ट पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, फिर जो इक्वेशन मिलेगा उसको एक बार फिर डिफरेंशिएट सक्सेसफुली का मतलब इसी को n बार करना नहीं है, इसको करेंगे एक बार
तो जो इक्वेशन मिलेगा उसको फिर करेंगे, तो कितने ऑर्डर का आएगा, सेकंड ऑर्डर का, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 ऑर्डर का आएगा। तो ऐसे करते चले जाएंगे कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो n इक्वेशन ऐसे मिल जाएंगे। और ये फैमिली आप करवा है तो ए वाला भी इक्वेशन शामिल कर लेंगे तो कितने मिल जाएंगे, n+1 इक्वेशन मिलेंगे। तो वही कहा जा रहा है कि n+1 इक्वेशन इंक्लूडिंग इक्वेशन नंबर 1। और इसको रिमूव करने के लिए हमें n डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, क्योंकि अगर किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट है तो दोनों वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए आपको कितने इक्वेशन कम से कम चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए उन दोनों वेरिएबल्स में। क्लियर? अगर 3 है तो तभी सॉल्व होगा तीनों, जो कि अगर वेरिएबल्स हैं तो कब सॉल्व होगा, जब तक आप लोगों को 3 क्या ना मिल जाए, इक्वेशन ना मिले। अगर मान लीजिए एक ही इक्वेशन दिया है उसमें 3 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट है तो आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इंक्लूडिंग इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से लिखिए अब इलिमिनेटिंग नेटिंग arbitrary constant c1 c2 c3 डॉट डॉट करके cn from the equation we get differential equation of order n which is differential equation of given differential equation, which is given differential equation। तो जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा जब हम क्या करेंगे, c1 c2 c3 डॉट डॉट cn को रिमूव कर देंगे तो जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा गिवन इक्वेशन है उसका क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन, लिखिएगा ऑफ गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन गिवन है उसका क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया सभी को? चलिए अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन किया जाता है। एक मिनट रुकिएगा, इंक डाल लिया जाए तो फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, दिया हुआ x y स्क्वायर -1 इक्वल टू cy, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। वेयर c इज पैरामीटर, क्लियर? सी हमारा क्या है, पैरामीटर है। तो हमें बताइए यहाँ पर कितने पैरामीटर हैं, एक ही पैरामीटर है सी। कभी कभी बताया भी नहीं जाएगा कौन पैरामीटर है, आपको खुद ही पहचानना होगा, जो भी कांस्टेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई को छोड़ के जो भी रहेगा वो पैरामीटर। देखिए एक वन कांस्टेंट है, इसको पैरामीटर बिल्कुल मत समझिएगा। क्लियर? समझ में आया? चलिए इसको सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका भी देखिए, जैसे आप लोग इंटर में लिखते आ रहे हैं अगर उस तरीके से लिखेंगे तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो यहाँ से लिखिएगा सबसे पहले गिवन दैट द इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है, एक्स वाई स्क्वायर -1 इक्वल टू cy, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी डिफरेंशियल कोई भी अगर इक्वेशन है, यहाँ पर 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व है, यानी इसमें n पैरामीटर है। क्लियर? ये किसी न किसी फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? क्योंकि c1 की वैल्यू रखते चले जाएंगे तो किसी न किसी कर्व को रिप्रेजेंट करता चला जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक पैरामीटर है तो इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 1 बार केवल। तो इसको लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स, डायरेक्ट करें या लिख के करें, चलिए कर दे रहे हैं ऐसे, डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर माइनस वन, इधर डी बाई डी एक्स, इधर सी वाई। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए एक्स बाहर, वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स वाई, और साथ में क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब प्लस वाई स्क्वायर को बाहर करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर इंटू वन, और माइनस वन का करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी हमारा कांस्टेंट है तो बाहर, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक। तो सी बाहर डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से क्या मिल गया 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इधर क्या मिल गया हमारा सी डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड ले लेना है, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर एक साथ लेंगे तो इधर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से बचेगा 2x वाई, अब ये इधर आएगा तो माइनस होगा यानी माइनस सी, और ये क्या बच रहा है वाई स्क्वायर, तो यानी इसको इस साइड ले लीजिए तो यानी माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब हमें क्या करना है, सी को रिमूव करना है, यानी सी की वैल्यू रखनी है, तो सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो यहाँ से लिखिए फ्रॉम वन, तो फ्रॉम वन से क्या करेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, वाई इक्वल टू सॉरी सी बराबर क्या मिल जाएगा, सी की वैल्यू चाहिए हमें, सी की वैल्यू मिलेगी एक्स वाई स्क्वायर माइनस वन अपान वाई, यही वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसको मान लीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर सेकेंड वी गेट, तो यहाँ से सी की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ क्या मिल जाएगा 2x वाई, और सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से एक्स वाई स्क्वायर माइनस वन अपान वाई, अब इधर क्या है माइनस वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन, और बट्टे में यहाँ हो जाएगा वाई, और इधर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2x वाई स्क्वायर है, तो यानी कि यहाँ बचेगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर हमारा इधर अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा वाई क्यूब, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी इधर हो जाएगा प्लस वाई क्यूब इक्वल टू जीरो। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला यही हमारा क्या है, जो हमारा एन वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी का क्या है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया, क्या कहीं पर इसमें पैरामीटर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए वो पैरामीटर क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, उसमें पैरामीटर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर पैरामीटर आ रहा है इसका मतलब आपका सवाल गलत है। क्लियर, तो उसको वो वहाँ तक ले जाना है जहाँ तक हम क्या करें उसको रिमूव कर पाए। हो सकता है सबका अलग अलग आए, क्यों, डिफरेंशियल इक्वेशन तो सेम ही आना चाहिए। क्लियर, समझ में आया सभी को, इस तरीके, बस तरीका अलग हो सकता है बहुत लोग इसमें मल्टीप्लाई करके 2 बार लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ब्रैकेट में भी ले सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई करके लिखना चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया सभी को, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। और देखिए किसी भी चीज सवाल को रटा मत करिए, प्रोसेस देखा करिए कि प्रोसेस कैसे हो रहा है, क्योंकि कोई भी अगर बाद में आपको डिफरेंस इक्वेशन दे दिया जाए, सेकंड पैरामीटर फैमिली आपका दे दिया जाए, तब भी आप निकाल पाएँ इसी मेथड से। ठीक, उसमें क्या करेंगे, C1 C2 रहेगा तो दोनों को रिमूव करेंगे, अगर 3 दिया रहेगा तो तीनों को रिमूव करेंगे। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है y इक्वल टू C1x स्क्वायर प्लस C2 e टू पावर 2x, ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन। अब इसका क्या निकालना है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो चलिए लिखिए इसका सोल्यूशन और देखिए, सबसे पहले तो पैरामीटर पहचानिए, यहाँ पर कौन है C1 एंड C2 क्या है पैरामीटर। तो चलिए लिखिए सोल्यूशन पर लिखेंगे गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन दैट द इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है इक्वेशन, y इक्वल टू दिया हुआ है C1x स्क्वायर प्लस C2 e टू द पावर 2x, यही दिया हुआ है हम लोगों को, हाँ यही इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और बताएंगे कि हमारा C1 C2 क्या है पैरामीटर। तो लिखेंगे वेयर C1 कामा C2 क्या है यहाँ पर पैरामीटर, तो पैरामीटर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो मत लिखिएगा, लेकिन लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको भी क्लियर रहेगा कि C1 एंड C2 क्या है पैरामीटर, जिससे ध्यान रहेगा कि C1 एंड C2 को क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, रिमूव करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 को पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा विगेट, ऐसे ही करेंगे तो इधर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब डायरेक्ट करेंगे हर चीज़, अब बार बार नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 तो हमारा रहेगा ही बाहर, इसका करेंगे तो 2x यानी 2 इंटू एक्स, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए C2 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, इसका करेंगे तो e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x ही,
और जब टू इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा टू दी पावर एक्स। आप लोग जानते हैं ना फंक्शन के अंदर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो वैसी टाइप का है। तो ई टू दी पावर टू एक्स क्या करेंगे, टू इंटू एक्स और भी आएगा तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, टू इंटू एक्स भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स। क्लियर, तो यहाँ हो जाएगा टू सी टू इंटू एक्स ई टू दी पावर टू एक्स। देखिए ई टू दी पावर एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो हमारा ई टू दी पावर टू एक्स है इसको मान के चलेंगे ई टू दी पावर टी, जहाँ टी इक्वल टू क्या है हमारा टू एक्स। तो इसका करेंगे तो ये आएगा ई टू दी पावर टी, और जो टी है इसका भी क्या करेंगे, पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, तो डी बाई डी टी डी एक्स, और यहाँ पर टी की जगह क्या है हमारा टू एक्स, तो टू एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर टू। क्लियर, तो यहाँ टू एक्स आने के बजाय एक्स नहीं आएगा, ध्यान रखिए एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी, तो यहाँ एक्स नहीं आकर यहाँ वन हो जाएगा। क्लियर, तो टू सी टू इंटू ई टू द पावर टू एक्स। तो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन वाला, जैसे एफ एक्स के अंदर क्या हो जाए जी एक्स, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो कैसे करेंगे इसका, पहले तो एफ का करेंगे तो एफ डैश जी एक्स होगा और साथ साथ में क्या होगा जी डैश एक्स। क्लियर, तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता है फंक्शन के अंदर फंक्शन का। तो हमारा ये हो गया। यहाँ से देखिए कुछ तरीका करके क्या हम किसी को रिमूव कर सकते हैं C1 SC2 को, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ही रखिए, अगर नहीं रिमूव कर पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, बाकी अगर रिमूव कर पाए तो हटा दीजिए। देखिए यहाँ पर C2 e टू द पावर 2x है, यहाँ पर C2 e टू द पावर 2x, तो किसी एक वेरिएबल को क्या करें हम लोग हटा लें, तो यहाँ जो वैल्यू है इसमें क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू रख दें। तो यहाँ से लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन मल्टीप्लाई किससे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या मिलेगा, वी गेट, लिखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2, तो वी गेट यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, वी गेट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर होगा 2i, और इधर से क्या मिलेगा C1, एक्स करेंगे तो यहाँ जाएगा 2x स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c2 ई टू द पावर 2x। क्लियर, या तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो लंबा हो रहा है तो क्या करें हम यहीं से निकाल लें इसकी वैल्यू, किसकी, यहाँ से, तब भी गड़बड़ आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, बटे में आएगा तो यही सही था। तो इक्वेशन नंबर क्या लिखे हैं, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें 2y इक्वल टू C1 एक्स स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2c2 इंटू ई टू द पावर 2x। अब इसकी वैल्यू हमें क्या निकालनी है, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर अब इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा 2c2 ई टू द पावर 2x, यहाँ से क्या मिलेगा 2i माइनस 2c1 एक्स स्क्वायर। क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए थर्ड, तो हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड से क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। अब देखिए जरूरी नहीं है कि आप रिमूव करिए, पहले किसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव कर लीजिए, हो सकता है आप कर लीजिए पहले डिफरेंशिएट 2 बार कर लीजिए, क्योंकि हमें दो सेकेंड ऑर्डर का 2 पैरामीटर है तो 2 बार हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना ही करना है। तो आप चाहे पहले कर लीजिए या बाद में करिए, तो क्या करें अगर रिमूव कर देंगे तो हमें ईजी हो जाएगा, या बाद में भी कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ से क्या करेंगे पहले कर लिए हैं, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से dy बाई डी एक्स, और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से 2c1 एक्स था ही पहले से, और यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से प्लस, इसकी जगह क्या रखना है हमें 2y, और माइनस में क्या रखना है 2c1 एक्स स्क्वायर। क्लियर, इस तरीके से हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे और इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से क्या मिलेगा, जैसे ही करेंगे तो यहाँ हो जाएगा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा देखिए एक्स अब हट जाएगा, यहाँ से बचेगा 2c1, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस यहाँ करेंगे तो देखिए 2 dy बाई डी एक्स, अब इधर क्या बचेगा माइनस 2 हमारा है ही, और 2x का करेंगे तो यहाँ 2x आएगा एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ से हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर इंटू C1, सॉरी एक्स स्क्वायर की जगह हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x इंटू C1। तो देखिए C1 यहाँ पर भी है, C1 यहाँ पर भी है, अगर यहाँ से हम C1 अगर रिमूव कर पाएँ किसी तरीके से, तो क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री हो जाएगा, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वही हमारा क्या होगा, इस फैमिली का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए रिमूव करिए कहीं से, तो कोई इक्वेशन देखिए किसका यूज कर ले हम लोग, C1 कहाँ से निकाल सकते हैं, तो C1 यहीं से निकालें और कहाँ पुट कर दें C1 को, एक बार किसका किसका यूज कर चुके हैं इक्वेशन, इसका और इसका एक बार हम लोग यूज कर लिए हैं। ओके, इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है अभी ना, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर भी C1 है, तो क्या करते हैं यहीं से हम क्या करें रिमूव कर लें, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा d2 y बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए C1 है तो यहाँ से C1 बाहर ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस 2 डी वाई, यहाँ से क्या बचेगा C1 पहले कॉमन लीजिए, यहाँ से देखिए इसको देखिए और इस वाले टर्म को देखिए, तो यहाँ से C1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 माइनस 4x प्लस 2 dy बाई डी एक्स।
तो यहीं से C1 को निकाल के यहाँ पर हम लोग पुट कर दें, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, माइनस करेंगे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 dy बाई डी एक्स, और इधर बचेगा C1 2 माइनस 4x। तब C1 की वैल्यू चाहिए हमें, तो C1 की वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं। तो C1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, dy बाई डी एक्स, सॉरी d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ना, माइनस 2 dy बाई डी एक्स, और बटे में क्या आ जाएगा पूरे 2 माइनस 4x। अब इधर क्या बचेगा C1। इसको इक्वेशन नंबर कौन सा करते हैं, 5। तो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 का यूज करके C1 को हटा सकते हैं। तो चलिए लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, तो क्या मिलेगा, रखिए वैल्यू वहाँ पर, dy बाई डी एक्स रहेगा ही, क्या है हमारा 2, C1 की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए ध्यानपूर्वक यहाँ से हम डायरेक्ट कॉमन ले रहे हैं, तो C1 की जगह पे यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए जैसे ही कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा, और साथ में यहाँ से क्या बचेगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यही बचेगा, इंटू C1 रहेगा यहाँ पे। तो अब C1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर रहे हैं, तो C1 की वैल्यू हमारी क्या है, ये यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स, अब पूरे के बटे में क्या है हमारा 2 माइनस 4x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी और वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो क्या बच गया हमारा +2y, तो यहाँ से +2y। क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो dy बाई डी एक्स, देखिए यहाँ पर 2x माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ से कुछ कॉमन हो जाएगा, देखिए कट जाएगा क्या, 2 अगर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा यहाँ से 1 माइनस 2x, और यहाँ क्या कॉमन ले ले, x कॉमन ले 2 माइनस, नहीं कटेगा, तो यहाँ से ऐसे ही रखिए, इसको ऐसे रखिए, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी एक्स, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2y होगा मल्टीप्लाई 2 माइनस 4x, अब पूरे के बटे में क्या आ जाएगा 2 माइनस 4x। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको इस साइड ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 4x, यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2x स्क्वायर इंटू d2y बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी एक्स एंड प्लस 2y इंटू 2 माइनस 4x, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो दोनों साइड से कुछ कैंसिल आउट होगा, देखिए 2 यहाँ से कॉमन ले लें, अगर यहाँ से भी 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2x dy बाई डी एक्स, यहाँ से भी 2 कॉमन लिया तो कैंसिल आउट, यानी x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ बचेगा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी एक्स, और प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिए तो यानी इसका यहाँ बचा क्या है, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो इस तरह बचेगा 2y, यहाँ पर 1 माइनस 2x। इस तरीके से हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। और भी इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करिए इसमें, और इस dy बाई डी एक्स को एक साथ लेस रख सकते हैं, अगर सॉल्व कर पाएँ और सॉल्व कर लीजिए इसको तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ये हमारा क्या मिल गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है बात है, दिख रहा है सबको, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट हो गया सबका, तो जितना इजी कर पाएँ डिफरेंशियल इक्वेशन को उतना इजी करके सॉल्व किया करिए। कभी कभी क्या होगा कि पहले जितने भी पैरामीटर होंगे उतनी बार डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे पैरामीटर को। तो ये भी तरीका हो सकता है, लेकिन आप क्या करिए, ज़्यादातर आप हटाते चलिए पैरामीटर्स को, ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक, इस बात का ध्यान में रखिएगा, जितनी ईजी जिस तरीके से हो जाए उस तरीके से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बस पैरामीटर हटे रहने चाहिए। अगला दिया हुआ है y इक्वल टू सी एक्स प्लस 5/c इक्वल टू सी दिया हुआ है। ये हमें डिफरेंशियल एक इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पर सी हमारा पैरामीटर है। तो यहाँ बहुत लोग क्या सोचते हैं इस इक्वेशन को देख के कि यहाँ पर 2 पैरामीटर, पहला कौन सा, ए सी और एक दूसरा ए सी। भाई सी कितनी भी टाइम्स लिखा हो, जैसे सी स्क्वायर भी लिखा हो तो इसका मतलब सी जो हमारा है, सी पैरामीटर कौन है, सी ही तो पैरामीटर है। तो 5/c लिखा हो या 5/8 लिखा हो या कुछ भी लिखा हो या सी स्क्वायर लिखा हो, तो सी स्क्वायर पैरामीटर का मतलब क्या है, इसमें पैरामीटर कौन है, सी है। सी इसका पैरामीटर का तो स्क्वायर है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पैरामीटर एक ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन इसका। चलिए एक बार खुद से करिए, फिर उसके बाद इसको हम करते हैं सॉल्व। एक बार ट्राई कर लीजिए, चलिए लिखते हैं, लिखिए गिवन दैट द इक्वेशन इज, क्या है हमारा, y इक्वल टू सी एक्स प्लस 5/c। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करिए एक बार, क्योंकि पैरामीटर है तो एक ही बार करेंगे, एक पैरामीटर है तो लिख लीजिएगा c क्या है हमारा पैरामीटर। तो लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग
इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इसका करेंगे तो ये मिलेगा सी, प्लस इसका कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें सी इक्वल टू क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स। और सी की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो सी की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। तो वाई, सी की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पर प्लस 5/dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, टोटल सॉल्व कर लीजिए इसको। तो एलसीएम लेंगे तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्यों, जैसे एलसीएम लेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, बट पूरा बचेगा तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, इस साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ बचेगा डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस यहाँ पर 5। तो ये जो हमारा है यही क्या हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, इमली का। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना सीख गए हैं, बाकी इसके आगे हम लोग कल करेंगे। समझ में आया कैसे करना है सारी चीज़ें? किसी को कहीं समझने में दिक्कत हो रही है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने में, किसी भी फैमिली आपका होगा? चलिए, और क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी सीसी के स्टूडेंट हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का वो भेज दिया गया है, तो उसमें देखते रहिए और सारे क्वेश्चन करते रहिए वहाँ से। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, टेलीग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा, या नंबर हम बता दे रहे हैं, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप लिख लीजिए, ग्रुप जो ईसीसी के हैं उनके लिए है, ECC_कॉलेज, और जो यहाँ से हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से ईसीसी को छोड़ के, ईसीसी को छोड़ के, जैसे IITC हो गया, SS खन्ना, इन सारे कॉलेज से जो लोग हैं, या CMP हो गया, ADC हो गया, वो लोग SANJEETMATHS48। तो टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ नोट्स भेज दिया गया है, तो आप लोग जाके वहाँ से नोट्स ले लीजिएगा। ठीक, तो आप यहाँ चले जाइएगा और बाकी व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। 9936531453। और अगला नंबर लिख लीजिए 8808023920। इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पे भी। ठीक, तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप भेज दीजिएगा। एंड अगला नंबर लिख लीजिए 8808343873। तो इस पर व्हाट्सअप करिएगा, कॉल नहीं लगेगा आपका, तो इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन देख लिया जाएगा एंड इसका सोल्यूशन भी आपको भेज दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।